Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read History Lesson 1, The Rise of Nationalism in Britain, in Europe. The Rise of Nationalism in Europe. इससे पहले मैंने 7 वीडियो किए हैं. आई होप आप लोगों ने मेरे इन 7 वीडियो को देखे होंगे. ये वीडियो नंबर 8 है. वीडियो नंबर 8 में हम आपको नेशनलिज्म इन ब्रिटेन के बारे में बताएंगे. ओके, जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटली यूनिफिकेशन के बारे में हमने आपको बता दिया. अब नेशनलिज्म इन ब्रिटेन के बारे में हम आपको बताएंगे. ओके, तो द नेशनलिज्म ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में नेशनलिज्म है, ये कोई वार की बात नहीं है, कोई वार से नहीं हुआ. ओके, इट वॉज अ लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस. ये एक लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस है. इसके द्वारा पूरी ब्रिटेन यूनिफाइड हुई. ठीक है. ड्यूरिंग 18th सेंचुरी तक देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन. ब्रिटिश नेशन नहीं था. ठीक है. यहाँ क्या थे? 4 एथनिकल ग्रुप थे. 4 क्या थे बेटा? एथनिकल ग्रुप. 4 ग्रुप थे. मतलब कौन कौन से ग्रुप थे? इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, दूसरा हो गया वेल्स, तीसरा हो गया स्कॉट और चौथा हो गया आयरलैंड. ठीक है. इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये 4 क्या थे? 4 क्या थे? एथनिकल ग्रुप थे. इन चारों एथनिकल ग्रुप की लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, ठीक है, सारी चीजें क्या थी? अलग अलग थी, एक दूसरे से मैच नहीं करती थी. ठीक है. इन चारों ग्रुप में इंग्लिश वर सुपीरियर एंड वेल्थियर पीपल. इंग्लिश जो थे सुपीरियर थे, वेल्थियर थे एंड पावरफुल लोग थे. ओके, तो ये चीजें हैं. तो हुआ क्या? सबसे पहले इन 1688 में देयर वॉज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. 1688 में क्या हुआ बेटा? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ. एंड द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट वॉज इस्टेब्लिश. पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्या है? इस्टेब्लिश की गई. ठीक है. एंड सीज द पावर ऑफ मोनार्क. और मोनार्क की पावर क्या है? पूरी तरह से खत्म कर दी. ठीक है. मोनार्क की पावर पूरी तरह से खत्म करके पार्लियामेंट की पावर को इस्टेब्लिश कर दिया गया. ठीक है बेटा. तो इसके बाद इन 1707 में क्या हुआ? द एक्ट ऑफ यूनियन वॉज इस्टेब्लिश. एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया. किसके साथ? स्कॉटलैंड के साथ एक संधि बनाई गई और स्कॉटलैंड अपनी मर्जी से, ठीक है, इंग्लैंड में शामिल हो गया. ठीक है. तो ऐसी ही पॉलिसी आयरलैंड और वेल्स के ऊपर इस्टेब्लिश की गई. ठीक है. आयरलैंड में क्या है? कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट 2 कम्युनिटी थी. ठीक है. उनके बीच में रिवोल्ट हो गया. तो कैथोलिक का फेवर इंग्लैंड ने किया. ओके. और प्रोटेस्टेंट क्या है? हार गए. वहां हारने के बाद में क्या है? वो आयरलैंड क्या हो गया? बहुत ज्यादा वीक हो गया. आयरलैंड वीक होने के बाद अब उन्हें चांस मिला, तो आयरलैंड को उन्होंने क्या है? अपने राज्य में मिला दिया. राइट. आयरलैंड को मिलाने के बाद सेम पॉलिसी वेल्स के साथ भी एडॉप्ट की गई और वेल्स को भी, ठीक है, इंग्लैंड में मिला लिया गया, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया. राइट. तो उसके बाद इन 1801, अब 1801 में देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. 1801 में उन्होंने क्या बनाया? ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन की. ग्रेट ब्रिटेन बना लिया उन्होंने 1804 में. और ग्रेट ब्रिटेन बनाने के बाद दे मेड देयर नेशनल एंथम. उन्होंने अपना नेशनल एंथम बनाया. और उनका नेशनल एंथम क्या है? गॉड सेव आवर नोबल किंग. उनका नेशनल एंथम क्या है बेटा? गॉड सेव आवर नोबल किंग. उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग बनाया. नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं? यूनियन जैक कहते हैं. ठीक है. उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने अपनी करेंसी बना ली. इंग्लिश लैंग्वेज को करेंसी बनाने के बाद बैंकिंग सिस्टम बनाया और पूरी तरह से अब ब्रिटेन को यूनिफाइड कर लिया. ठीक है। तो आज के डेट में ब्रिटेन में कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट। कौन कौन से? इंग्लैंड,
वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम करते हैं, नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटेन जैसा नाम नहीं था। ब्रिटेन के नाम से कोई नहीं जानता था उसको। किस नाम से जानते थे? इंग्लैंड के नाम से जानते थे। बट वर एथनिक ग्रुप्स, वहां क्या थे? एथनिक ग्रुप्स थे। कौन कौन से एथनिक ग्रुप थे? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स थे? ठीक है, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, ये एथनिक ग्रुप थे। सेकंड पॉइंट है, ऑल एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये जितने भी एथनिक ग्रुप थे इनकी अपनी कल्चर थी, ट्रेडिशन थी, अपनी लैंग्वेज थी। ठीक है, और अपना पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड पावरफुल थे, वेल्थियर थे और सुपीरियर पीपल थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन ध्यान में रखना, ये इन 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ ब्रिटेन में? 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होने के बाद विच एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जिसने क्या है? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, एंड सीज द पावर ऑफ मोनार्क। और मोनार्क की पावर क्या है? अब सीज कर ली गई, जब्त कर ली गई या खत्म कर दी गई, और पार्लियामेंट की पावर को इस्टेब्लिश कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया। कब बनाया गया? 1707 में बनाया गया। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन एक पॉलिसी बनाई गई, कानून बनाया गया, संधि बनाई गई। ठीक है, और किसके साथ इस्टेब्लिश की गई? स्कॉटलैंड के साथ इस्टेब्लिश की गई, और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया। ठीक है, इट वॉज इंकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इसको इंकॉर्पोरेट कर लिया गया। इंकॉर्पोरेट का मतलब मिला लिया गया। द सेम पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड, ऐसी ही पॉलिसी एडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा? आयरिश के द्वारा और वेल्स के द्वारा। ठीक है, एंड दे वर ऑल्सो मर्ज इन इंग्लैंड, और ये भी क्या हो गए? इंग्लैंड में मर्ज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1801 में देयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1801 में क्या बनाया गया? ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन किया गया। क्यों? क्योंकि पहले इंग्लैंड था, अब क्या है? इंग्लैंड में 4 स्टेट हो गए। कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। ये 4 स्टेट को मिला के ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, दे मेड द ब्रिटिश फ्लैग। उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग बनाया, जिसको कि यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। नेशनल एंथम बनाया। क्या था नेशनल एंथम? गॉड सेव आवर नोबल किंग। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज को क्या बनाया गया? इंग्लिश को क्या बनाया गया? लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन बनाया गया। उन्होंने अपनी एक करेंसी बनाई। ठीक है, करेंसी बनाई। करेंसी बनाने के बाद एक अपनी पूरी तरह से ब्रिटेन की बाउंड्री को फिक्स कर लिया गया। ठीक है, दस ब्रिटेन वॉज टोटली यूनिफाइड। तो समझ में आ गया आपको ये टॉपिक। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, बल्कन इशू। ओके, कि बल्कन्स में कौन कौन सी घटना घटी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई। तो बल्कन्स के बारे में बात करेंगे हम। तो बल्कन्स का मतलब ये है, आज के जो मॉडर्न टाइम में जो कंट्रीज हैं, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीक, मैकडोनिया, क्रेटोनिया। ठीक है, ये जितनी भी कंट्री है ये पहले बल्कन स्टेट्स थे। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, जैसे मैकडोनिया, क्रेटोनिया, ग्रीक, क्रेटोनिया। ठीक है, ये जो कंट्री है, ये आज की डेट में कंट्री है, ये पहले क्या थे? बल्कन स्टेट्स थे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। और इनके जो इनहैबिटेंट्स होते हैं, मतलब निवासी होते हैं, जो लोग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्लेव बोलते हैं। SLAV, स्लेव। ठीक है, गुलाम वाला स्लेव नहीं, SLAVE होता है वो, स्लेव मतलब गुलाम। लेकिन इनके इनहैबिटेंट्स को क्या बोलते हैं? स्लेव्स, SLAVS।
ठीक है, तो इनके इनहैबिटेंट्स को क्या बोलते हैं? स्लेव्स बोलते हैं। तो बल्कन इशू के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। ऑन बल्कन्स देयर वॉज द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बल्कन के ऊपर बेटा किसका कंट्रोल था? ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। ऑटोमन एम्पायर ये क्या है? ये मुस्लिम एम्पायर है, मुस्लिम डोमिनेशन था। किसके ऊपर? बल्कन्स के ऊपर मुस्लिम डोमिनेशन था, ठीक है। When Balkans people analyzed their history, they came to know earlier they were independent. जब उन्होंने देखा, अपनी हिस्ट्री को देखा, तो उन्होंने ये जाना कि पहले वो क्या थे? स्वतंत्र थे। They were living a luxurious life, बहुत अच्छी जिंदगी वो जीते थे, ओके, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब क्या है? They were under a Muslim domination. अब वो क्या है बेटा? मुस्लिम डोमिनेशन के अंडर बल्कन लोग है। तो इसलिए नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर एरोज अमंग बल्कन पीपल। बल्कन लोगों के मन में भी क्या है? नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हो गई, ठीक है। अब वो भी चाहते थे कि हमें भी स्वतंत्रता मिले। किससे मिले? बल्कन ऑटोमन एम्पायर से। बल्कन्स भी चाहते थे कि अब उनको भी स्वतंत्रता मिले। किससे मिले? ऑटोमन एम्पायर थे, ठीक है। और लक ने उनको साथ भी दिया, लक ने उनको सपोर्ट भी किया। क्यों? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की जो पावर है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, राइट बेटा? डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया, उनकी पावर डिवाइड होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। किसकी पावर? ऑटोमन एम्पायर की पावर कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। इसका एडवांटेज बल्कन्स के लोगों ने लिया, इसका एडवांटेज बल्कन के लोगों ने लिया। उन्होंने मूवमेंट स्प्रेड कर दिया कंट्री में, एंड सून ऑल द पीपल ज्वाइन द मूवमेंट। बहुत जल्दी सभी बल्कन्स ने मूवमेंट को ज्वाइन किया ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, ठीक है। और अंत में ऑटोमन एम्पायर बुरी तरह से हार गए थे, उनकी पावर पहले ही खत्म हो गई थी और उन्हें हार मिली, एंड बल्कन्स बिकेम इंडिपेंडेंट। और बल्कन्स क्या है बेटा? स्वतंत्र हो गए। जब बल्कन्स स्वतंत्र हो गए, ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के बाद जितने भी बल्कन स्टेट्स थे उनमें क्या है? आपस में ही जेलसी की फीलिंग अराइज होनी शुरू हो गई। एक दूसरे से जलना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई हो सकता था स्टेट ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स करता, तो उससे जलना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। और क्या है? जितने भी बल्कन स्टेट्स थे, दे जेलस ऑफ ईच अदर एंड दे वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर ईच अदर टेरिटरी। अब वो चाहते थे कि एक दूसरे के एरिया को विन करके उसके ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करें। किस लिए? मोर पावरफुल होने के लिए, ठीक है, अधिक पावरफुल होने के लिए, मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को फैलाने के लिए, राइट। इसके बाद बल्कन्स के ऊपर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी भी निगाहें थी। वो भी चाहते थे कि बल्कन्स के ऊपर अपना कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि बल्कन्स के ऊपर यदि यूरोपियंस अपना कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लोरिश कर सकते हैं बल्कन्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि बल्कन्स क्या है? एकदम मिडिल में है। यदि बल्कन्स में आपका कंट्रोल हो गया तो बल्कन्स के थ्रू आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं, फ्लोरिश कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जितने भी यूरोपियंस हैं दे ऑल्सो कंसंट्रेटेड देयर माइंड ऑन बल्कन्स। उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना बल्कन्स के ऊपर हम अपना कंट्रोल करें। द हॉस्टिलिटी राइवलरी अमंग यूरोपियंस एंड बल्कन्स। इधर बल्कन्स भी एक दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे और जितने यूरोपियन कंट्री हैं वो भी बल्कन्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। तो इसलिए उन सब में क्या है? हॉस्टिलिटी राइवलरी स्टार्ट हो गई, एंड दिस हॉस्टिलिटी राइवलरी अमंग देम लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसका नतीजा क्या हुआ बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। बल्कन इशू। बल्कन इशू क्या है? फर्स्ट पॉइंट में है अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, पहले बल्कन स्टेट का मतलब
आज के डेट में कंट्रियां कौन सी है? बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीक, मैकडोनिया, क्रेटोनिया, ठीक है, मैकडोनिया। ये कंट्री पहले क्या थी? बल्कन स्टेट्स थी, ठीक है। तो यहां क्या है? अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, ठीक है। दीज पीपल वर नोन एज स्लेव्स, और जो इनके इनहैबिटेंट है, निवासी थे या लोग थे, उनको किस नाम से जानते थे हम? स्लेव्स नाम के जानते थे। स्पेलिंग ध्यान में रखना, कहीं गुलाम वाली स्पेलिंग मत लिख लेना, ई मत लगा देना यहां, ठीक है। स्लेव्स, उनके इनहैबिटेंट को क्या कहते हैं बेटा? स्लेव कहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर की जो पावर है डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। पावर क्या है? खत्म हो गई, मतलब वो वीक हो गए, ठीक है। तो बल्कन्स गॉट अपॉर्चुनिटी टू बिकम इंडिपेंडेंट, बल्कन्स को क्या है? इससे अपॉर्चुनिटी मिली इंडिपेंडेंट होने के लिए, आजाद होने के लिए। थर्ड पॉइंट है आपका, द नेशनलिस्ट फीलिंग्स एरोज एमंग बल्कन्स, बल्कन्स लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग एराइज होनी शुरू हो गई। दे फॉर्म देयर ग्रुप्स, उन्होंने क्या है? अपना ग्रुप बनाया। दे गॉट द सपोर्ट ऑफ ऑल पीपल, बल्कन्स में जितने भी लोग थे सभी लोगों ने इस ग्रुप को सपोर्ट किया, मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। एंड दे डिक्लेयर वार, उन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया, किसके खिलाफ? ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। वार के बाद ऑटोमन एम्पायर क्या है? इंडिपेंडेंट हो गए। ऑटोमन एम्पायर क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होने के बाद ऑल द बल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर, ये जितने भी बल्कन स्टेट्स हैं आपस में ही एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर अपना, टेरिटरी का मतलब एरिया, टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे कि अधिक से अधिक टेरिटरी एरिया उनके एरिया में मिल जाए ताकि वो मोर पावरफुल हो जाए, ठीक है, वेल्थियर पीपल हो जाए, प्रोस्पेरियस पीपल हो जाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू बिकम मोर पावरफुल एंड एक्सपेंड देयर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, और अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करें, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, द मैटर बिकेम मोर सीरियस, ये मैटर क्या है? बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बाद में और आ गई। कब आ गई? जब यूरोपियंस, एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, रसिया, ठीक है, ये सारी कंट्रियां। व्हेन यूरोपियंस ऑल्सो कंसंट्रेटेड देयर माइंड्स, जब यूरोपियंस ने भी अपना ध्यान बल्कन्स के ऊपर लगाया, यूरोपियंस भी चाहती थी बल्कन्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना, किस लिए? ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लोरिश करने के लिए। बल्कन्स के थ्रू वो किसी भी एरिया में जाके अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर सकते थे, तो इसलिए बल्कन्स के ऊपर जितने भी यूरोपियंस हैं वो भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे। द हॉस्टिलिटी राइवलरी एमंग देम, उनके बीच में सब में शत्रुता आ गई, सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, जेलस होने लगे, एनिमिटी की फीलिंग आ गई, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ वार करना शुरू कर दिए। द हॉस्टिलिटी राइवलरी एमंग देम लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इससे क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।